हेलो। हाँ बच्चा, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ये भी चालू करो। ये इसके ऊपर आ ही नहीं रहा। न्यू टैब शो पुलिस के क्या लिखा है? उत्कर्ष करके टाइप करके उसमें चालू कर दो। हेलो। हाँ बच्चा, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। ओके। चैट, हाँ चैट चालू। हेलो। हाँ बच्चा, स्क्रीन दिख रहा है सबको? चलो स्टार्ट करें डिस्कशन। यस नो जरा टाइप करो, स्क्रीन दिख रहा है? ओके बच्चों, सो मैं डिस्कस कर रहा था टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में। तो पहला डिस्कशन हमने कंप्लीट कर लिया है, एक्टिव पार्टनर। बराबर है बच्चों? आई थिंक वो नेटवर्क इशू हो गया, लेक्चर एंड में थोड़ा ये हो गया मेरा। मैं क्या डिस्कस कर रहा था पता है आपको एक्टिव पार्टनर के बारे में? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे कि अगर एक्टिव पार्टनर रिटायरमेंट के वक्त उसने अगर पब्लिक नोटिस नहीं दी, न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस नहीं दी कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, बिना पब्लिक नोटिस दिए रिटायर हो गया, तो बच्चों फिर ऐसे रिटायर्ड पार्टनर को आगे के किसी एक्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है क्या? थर्ड पार्टी अगर आगे भी कोई ट्रांजैक्शन करेगा तो क्या उसके एक्ट के लिए भी रिटायरिंग पार्टनर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? क्या ये एक्टिव पार्टनर लायबल होगा थर्ड पार्टी के लिए इवन आफ्टर इस रिटायरमेंट? यस, यू आर राइट स्टूडेंट। कितना डेंजर पॉइंट है देखो ना बच्चा। यानी कि एक्टिव पार्टनर ने अगर रिटायरमेंट की पब्लिक नोटिस नहीं दी तो बच्चों फ्यूचर में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसके लिए भी रिटायरिंग पार्टनर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, एक्टिव पार्टनर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी एक्टिव पार्टनर रिटायरमेंट ले, ही मस्ट गिव पब्लिक नोटिस। उसने न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस दे देनी चाहिए कि मैं इस फर्म से रिटायर हो रहा हूँ। इससे क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट के बाद जो भी बच्चों एक्ट होगा उसके लिए फिर वो जिम्मेदार नहीं होगा। बराबर, ये मैं डिस्कस कर रहा था, बच्चों नेटवर्क चला गया। अब बच्चों नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इज अ स्लीपिंग पार्टनर, या जिसको हम डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं। पढ़ा था ओसीएम में? यस नो जरा टाइप करो शॉर्टकट में। टाइप्स ऑफ पार्टनर में हैव यू गॉन थ्रू स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर? तो बच्चों स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये भी वो पर्सन है जो पार्टनर बना है बाय एन एग्रीमेंट, लाइक एक्टिव पार्टनर। बाय एन एग्रीमेंट ये पार्टनर बना है। बस फर्क ये है कि ये पर्सन एक्टिवली पार्ट नहीं लेता है इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये क्या बोलता है कि मैं कैपिटल दे देता हूं पार्टनरशिप फॉर्म में,
बराबर है, बाय एन एग्रीमेंट पार्टनर बन जाता हूं, लेकिन ये रोज रोज का काम, डे टू डे एक्टिविटीज मेरे से होने वाला नहीं है, मैं ये सब काम वगैरह नहीं करूंगा। मतलब स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर वो पार्टनर है जो पार्टनर बाय एन एग्रीमेंट है but does not actively participate in the conduct of the business. Exactly opposite of active partner. बरोबर है। तो बच्चों ऐसे पार्टनर को हम एक्टिव या स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर बोलेंगे। अब मेरा आपसे एक सवाल, लीगल सवाल, बच्चों ऐसा स्लीपिंग पार्टनर अगर फ्यूचर में रिटायर होता है तो क्या उसे पब्लिक नोटिस देनी चाहिए? दैट्स माय क्वेश्चन। क्या पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी है इनके लिए? बच्चों आंसर इज नो। रीजन क्या है? वैसे भी इनको कोई पहचानता नहीं, थर्ड पार्टी वैसे भी इनको पहचानता नहीं। डोंट यू थिंक सो? ये एक्टिवली कभी पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, ये नजरों के सामने कभी आते ही नहीं है लोगों के, तो इन्हें वैसे भी कोई नहीं जानता है। इसलिए बच्चों एक्टिव पार्टनर को कैसा है कि रिटायरमेंट के वक्त पब्लिक नोटिस देनी कंपलसरी है। बच्चों इन्हें कोई पब्लिक नोटिस देने की कंपल्शन नहीं है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बच्चों इनकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। आई रिपीट, थर्ड पार्टी के लिए ये उतने ही जिम्मेदार होंगे जितना एक्टिव पार्टनर जिम्मेदार है। सब कुछ वही, इतना ही बच्चों फर्क इतना ही है कि ये डे टू डे जो एक्टिविटीज होती है ना बिजनेस की, डे टू डे जो एक्टिविटी होती है उसमें ये पार्टिसिपेशन नहीं करता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है। बाकी सारा वही रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा जो नॉर्मली एक्टिव पार्टनर के लिए होता है। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस एक्टिव पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर के बीच में, स्लीपिंग पार्टनर या डॉर्मेंट पार्टनर को रिटायरमेंट करते समय, रिटायर होते समय पब्लिक नोटिस देनी कंपलसरी नहीं। बच्चों लिखा भी है देखो, दे आर कॉल्ड एज स्लीपिंग पार्टनर्स, दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड आर लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म। फर्म की जितनी भी एक्ट्स होंगे हर एक्ट के लिए ये लोग भी लायबल होंगे थर्ड पार्टी के लिए। लेकिन नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है? दे आर however not required to give public notice of their retirement from the firm. इन्हें पब्लिक नोटिस देनी कंपलसरी नहीं है। They are not required to give any public notice whenever they retire, क्योंकि थर्ड पार्टी को वैसे भी पता नहीं है कि ये पार्टनर था फर्म का करके। गेटिंग दैट एवरीवन? तो बच्चों यस नो जरा मुझे रिस्पांस चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड स्लीपिंग डॉर्मेंट पार्टनर is partner by an agreement but do not participate in the conduct of the business, day-to-day activities of the business, and it is not required to give public notice at the time of retirement. Very simple. तो बच्चों कितने पार्टनर्स अभी तक हमने डिस्कस किए? दो, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। तीसरा जरा पढ़ो हेडिंग, क्या क्या दिख रहा है आपको तीसरे हेडिंग में? क्या नाम है तीसरे पार्टनर का? नॉमिनल पार्टनर बच्चों। यस, नॉमिनल पार्टनर। बच्चों नॉमिनल पार्टनर मतलब क्या? ओनली फॉर द नेम सेक। क्या कहा मैंने? हु इज नॉमिनल पार्टनर? ओनली फॉर द नेम सेक। जो पर्सन बच्चों पार्टनर बाय एन एग्रीमेंट है, बात सही है, इज अ पार्टनर बाय एन एग्रीमेंट, बरोबर है। लेकिन ये व्यक्ति केवल अपना नाम फर्म को देता है ताकि फर्म इसका नाम का इस्तेमाल करके बिजनेस कर सके। आर यू गेटिंग द स्टूडेंट? यानी देखा जाए तो ये पार्टनर जो है इसको एक्चुअली बिजनेस में कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है। फर्म का क्या बिजनेस है उसमें उसको कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है। ट्राई टू गेट दैट पॉइंट। बच्चों इसको प्रॉफिट्स के शेयर में भी कोई मतलब नहीं, ये कोई प्रॉफिट्स भी नहीं लेता है।
ना ही डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट लेता है। ये केवल अपना नाम लेंड करता है, देता है पार्टनरशिप फर्म को कि तुम मेरा नाम यूज करो, बराबर है। हाँ, लेकिन बच्चा आपको लगता नहीं इनका नाम देखकर ही थर्ड पार्टी डीलिंग करेगा फर्म के साथ? इन्हीं का नाम लेकर थर्ड पार्टी, इन्हीं का नाम देखकर थर्ड पार्टी डीलिंग करेगा कि नहीं फर्म के साथ, पार्टनरशिप फर्म के साथ? तो फ्यूचर में अगर थर्ड पार्टी को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो क्या लगता है थर्ड पार्टी के लिए क्या ये पार्टनर भी जिम्मेदार होगा? क्या ये नॉमिनल पार्टनर भी जिम्मेदार होगा जिसको कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी नहीं करता पार्टनरशिप फर्म में, जो प्रॉफिट भी नहीं शेयर करता, लेकिन क्या ये थर्ड पर्सन के लिए जिम्मेदार होगा? क्या ये थर्ड पार्टी के लॉस के लिए जिम्मेदार होगा? दैट्स माय क्वेश्चन। आंसर है बच्चों यस, ये उतना ही जिम्मेदार होगा जितना एक एक्टिव पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर जिम्मेदार है। क्योंकि बच्चों थर्ड पार्टी का डीलिंग करना फर्म के साथ, कारण क्या था? थर्ड पार्टी ने किसका नाम देखकर डीलिंग किया फर्म के साथ? किसका नाम डीलिंग मतलब देख के फर्म ने थर्ड पार्टी ने डील किया फर्म के साथ? नॉमिनल पार्टनर का ही नाम देख के ना, जिसने अपना नाम दिया था फर्म को। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है लिखना, आई रिपीट बहुत ही सिंपल है लिखना, जस्ट समझ लो, आप खुद की लैंग्वेज में आराम से लिखेंगे इसको। देखो क्या लिखा है, नॉमिनल पार्टनर का मतलब क्या? अ पर्सन हु लेंड्स हिज नेम टू द फर्म, जो अपना नाम पार्टनरशिप फर्म को देता है कि आप मेरा नाम यूज करो बिजनेस करने के लिए, विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट इन इट। एक्चुअल में इसको कोई बिजनेस में रियल इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा पार्टनर जो केवल अपना नाम इस्तेमाल करने के लिए देता है फर्म को एंड उस बिजनेस में उसको कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है, बच्चा ऐसे पार्टनर को हम नॉमिनल पार्टनर कहेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा देखो, he is that have the profits of the, बच्चों ये कोई प्रॉफिट्स क्या है? ना ही बिजनेस में इन्वेस्ट है, ना बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, ना ही कोई प्रॉफिट में शेयर लेगा, ना ही डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट लेगा। ये केवल अपना नाम पार्टनरशिप फर्म को देता है, जिसके इनकम में थर्ड पार्टी फर्म के साथ डीलिंग करती है। एंड क्योंकि थर्ड पार्टी फर्म के साथ जो डीलिंग करती है नॉमिनल पार्टनर के नाम से या इंप्रेशन में, तो नॉमिनल पार्टनर उतना ही जिम्मेदार होगा थर्ड पार्टी के लिए जितना एक एक्टिव पार्टनर जिम्मेदार होता है। बच्चों जरा मैं आपका रिस्पांस जानना चाहूंगा, हैव यू अंडरस्टूड द होल आइडिया ऑफ नॉमिनल पार्टनर? हेलो, या कुछ डाउट पूछना है आपको? कोई डाउट पूछना है किसी को? कोई डाउट नहीं? ओके बच्चों, नेक्स्ट टाइप हम पढ़ रहे हैं, तीन हो गए हैं। कौन से तीन हो गए बच्चों, माइंड में रखते चलो। एक्टिव पार्टनर हो गया, स्लीपिंग पार्टनर हो गया, नॉमिनल पार्टनर हो गया। चौथे नंबर पे बच्चों, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, देखो पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली या पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स ओनली। बच्चों नाम से क्या जाहिर होता है बताओ, पढ़ने से पहले ही बताओ। ये वो पार्टनर है जो, ये वो पार्टनर है जो क्या प्रॉफिट्स अगर होगा तो प्रॉफिट्स में अपना शेयर मांगेगा, एंड अगर लॉस हुआ तो, एंड अगर लॉस हुआ तो लॉस के लिए ये लायबल नहीं है। सिर्फ प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में अपना शेयर मांगेगा एंड लॉस की जिम्मेदारी नहीं लेगा। जो केवल प्रॉफिट शेयर करने के लिए है लेकिन लॉस के लिए लायबल नहीं है, ऐसे पार्टनर को बच्चों हम पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स ओनली बोलते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल बच्चा, क्या ये पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगा? क्या ये पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगा? थर्ड पार्टी को अगर पार्टनरशिप फर्म से नुकसान हुआ
तो क्या उस नुकसान के लिए पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स ओनली भी जिम्मेदार होगा? दैट इज माय क्वेश्चन. लाइक एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर. हेलो, व्हाट डू यू थिंक? पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स ओनली, क्या ये लायबल होगा थर्ड पार्टी के लॉस के लिए? थर्ड पार्टी के लॉस के लिए, थर्ड पार्टी को अगर नुकसान हुआ तो बच्चों पढ़ता हूं एंड आप आंसर दे देंगे. देखो अभी, a partner who is entitled to share the profits only without being liable for the losses is known as partner for profits only. यहां तक तो मीनिंग मैंने क्लियर कर दिया था, लेकिन बच्चों नेक्स्ट लाइन देखो, बहुत ही डेंजर लाइन है. and also liable to third parties and also liable to third parties for all the acts of the, टाइप करो क्या लिखा है, all the acts of क्या, all the acts of profit only. यानी अगर कोई एक्ट लॉस में कन्वर्ट होता है तो क्या ये थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगा? अगर लॉस में कन्वर्ट होता है तो क्या ये थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगा? नहीं बच्चों, he is only liable to third party only for the acts which are related to profits only, not for the loss. Related to profits only, नाम से ये बच्चों पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, लॉस से कोई संबंध नहीं, लॉस वाले ट्रांजैक्शन से इनका कोई लेना देना नहीं है. इज दैट क्लियर विथ एवरीवन? बच्चों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान दो. लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. दो लाइन एक बार वापस पढ़ता हूं, कंफर्म करो क्लियर है कि नहीं. A partner who is entitled to share the profits only without being liable for the losses is known as partner for profits only and also liable to third party for all acts of the profits only. My question is, अगर कोई एक्ट लॉस के लिए है तो लॉस अराइज हुआ तो उस एक्ट से तो बच्चों ये पार्टनर उसके लिए जिम्मेदार नहीं है. चलो बच्चों, आर यू गेटिंग द लैंग्वेज? चलो पांचवा, इनकमिंग पार्टनर. बच्चों ये वर्ड हम बार बार यूज करने वाले हैं, इनकमिंग पार्टनर. बच्चों आपने सुना है, अकाउंट्स में पढ़ा है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, पार्टनरशिप ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है. तो आप अकाउंट्स में क्या कहते हो? एडमिशन ऑफ पार्टनर, न्यू पार्टनर. बच्चों अब जब वह पार्टनर आ जाएगा पार्टनरशिप फॉर्म में तो उसे हम फिलहाल किस नाम से बुलाएंगे? इनकमिंग पार्टनर. जरा बोलो क्या? इनकमिंग पार्टनर. अंदर पार्टनर को, जिस पार्टनर को हमने पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट किया, नया पार्टनर, उसको इनकमिंग पार्टनर बोलेंगे. मुझे ये बताओ बच्चों, किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करना है तो ये डिसीजन मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स में होगी कि ऑल द पार्टनर्स के डिसीजन होगी? बच्चों देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन मेजॉरिटी एंड ऑल. आई होप यू अंडरस्टैंड. किसी भी नए पार्टनर को अगर एडमिट करना होगा तो ये सबका कंसेंट लगेगा कि मेजॉरिटी विल टेक द डिसीजन? डोंट यू थिंक सो? सभी पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए. Only with the consent of all the partners, the new partner will be admitted in the partnership firm. हेलो, तो बच्चों इनकमिंग पार्टनर का मतलब समझ में आ गया सबको? न्यूली एडमिटेड पार्टनर. पार्टनरशिप फर्म में जिस पार्टनर को न्यूली एडमिट किया गया उसे हम इनकमिंग पार्टनर्स कहेंगे. बराबर है बच्चों? कभी भी नए पार्टनर को एडमिट करना है तो सभी पार्टनर्स की कंसर्न जरूरी है. पार्टनर को मेजॉरिटी में डिसीजन लेकर एडमिट नहीं किया जा सकता. बराबर है? चलो देखो पढ़ता हूं, बहुत सिंपल सा है, ज्यादा टफ नहीं है बच्चों.
A person who is admitted as partner into an already existing firm. A person who is admitted as partner into an already existing firm with the consent of all the existing partners, with the consent of all the existing partners, is called incoming partner. Such partner is not liable for any acts of the firm done before his admission as partner. बच्चों मुझे ये बताओ, गिरीश, राहुल, जोशी सर, डीसा सर, इनकी A1 नाम की पार्टनरशिप फॉर्म ऑलरेडी है। अब बच्चों मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो। हमने मयूर सर को बच्चों A1 में एडमिट किया नया पार्टनर के तौर पर। हमने इन्हें 12 अक्टूबर को एडमिट किया। तो बच्चों मयूर सर इनकमिंग पार्टनर हुए कि नहीं? A1 नाम की एग्जिस्टिंग फर्म में इन्हें न्यूली एडमिटेड पार्टनर लिया गया। तो बच्चों ये इनकमिंग पार्टनर हुए कि नहीं? चलो डेट लिखो, कौन से तारीख को इनको एडमिट किया गया? 12 अक्टूबर बोला ना मैंने। तो बच्चों मुझे ये बताओ, 12 अक्टूबर से पहले फर्म के किसी भी एक्ट के लिए क्या मयूर सर जिम्मेदार होंगे? 12 अक्टूबर के पहले जो भी एक्ट हुआ है, क्या उसके लिए मयूर सर जिम्मेदार होंगे? नहीं। उनकी भी लायबिलिटी कब से शुरू होगी? बाकी पार्टनर्स के जैसा वो भी कब से लायबल होंगे? 12 अक्टूबर एंड उसके बाद जो भी पढ़ाई के लिए एक्ट होगा। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथ। जो भी एक्ट होगा 12 अक्टूबर या उसके बाद जो भी एक्ट होगा बच्चों, उस एक्ट के लिए मयूर सर इनकमिंग पार्टनर ये भी जिम्मेदार होंगे। तो बच्चों आई थिंक इनकमिंग पार्टनर्स का मीनिंग क्लियर हुआ बच्चों, स्पेशली दैट लास्ट लाइन, such partner is not liable for any act of the firm done before his admission as partner. Before he was admitted as a partner, वो डेट के पहले बच्चों जो भी एक्ट हुआ है फर्म का, उसके लिए इस न्यूली एडमिटेड पार्टनर की जिम्मेदारी नहीं होगी। बच्चों आगे इनकमिंग पार्टनर का मीनिंग अगर आपको समझ, चलो टाइप करो, आउटगोइंग पार्टनर मतलब क्या? यहाँ आउटगोइंग पार्टनर मतलब किसको आप बोलेंगे? आपने ये भी पढ़ा अकाउंट्स में, इसलिए पूछ रहा हूं बच्चों। जिस पार्टनर ने रिटायरमेंट ले ली हो, जिस पार्टनर रिटायर होके पार्टनरशिप फर्म छोड़ रहा हो, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है एंड पार्टनरशिप फर्म छोड़ रहा हो, ऐसे बाहर जाने वाले पार्टनर को हम आउटगोइंग पार्टनर बोलेंगे। बरोबर है? तो बच्चों अगर इनकमिंग पार्टनर आपको समझ में आ गया तो आउटगोइंग पार्टनर समझने में देरी नहीं लगेगी, आप इमीडिएटली समझ जाएंगे मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। बच्चों ध्यान देना। लेट अस रीड। अ पार्टनर हु लीव्स अ फर्म, लीव्स मतलब जो फर्म छोड़ के जा रहा है। पार्टनर हु लीव्स अ फर्म in which rest of the partners continue to carry on business. एक पार्टनर छोड़ रहा है, बाकी पार्टनर्स बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जाने वाले पार्टनर को बच्चों हम आउटगोइंग पार्टनर कहेंगे या रिटायरिंग पार्टनर कहेंगे। बरोबर है? आप चाहे उसे रिटायरिंग पार्टनर कहो या आप उसे आउटगोइंग पार्टनर कहो,
बच्चों one and the same. A partner who leaves a firm in which rest of the partners continue to carry on business is called a retiring or outgoing partner. बच्चों, such partner remains liable to third party for all the acts of the firm until public notice is given of his retirement. बच्चों, very important line. मान लो मैं A1 से रिटायर हो रहा हूं, मान लो बच्चों आने वाले 1 नवंबर को मैं A1 से रिटायर हो जाऊंगा, तो A1 से रिटायर होने के बाद बच्चों एज अ गिरीश रिटायरिंग पार्टनर, आपको ऐसा नहीं लगता गिरीश को या A1 के रिमेनिंग पार्टनर्स को पब्लिक नोटिस देनी चाहिए? गिरीश नाम का पार्टनर A1 से रिटायर हो चुका है 1 नवंबर को, ऐसा पब्लिक नोटिस देना चाहिए कि नहीं? आप बताओ बच्चों, पब्लिक नोटिस हमने 1 नवंबर को ही दे दिया, मैं 1 नवंबर को रिटायर हो गया एंड बच्चों 1 नवंबर को पब्लिक नोटिस भी दे दिया। अब बताओ 2 नवंबर एंड उसके बाद जो भी एक्ट होगा, क्या उसके लिए रिटायरिंग पार्टनर गिरीश जिम्मेदार होगा? क्या वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगा? नहीं। लेकिन अगर मैं रिटायर होने के बाद पब्लिक नोटिस नहीं देता हूं तो in spite of my retirement I will be liable to third party. Don't you think so? Yes. यानी बच्चों रिटायरमेंट होते समय आउटगोइंग पार्टनर को ये ध्यान देना है या पार्टनरशिप फर्म के रिमेनिंग पार्टनर्स को ये ध्यान देना पड़ेगा कि इस पार्टनर के रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दे देते रिटायरमेंट की, याद रखो वो रिटायरिंग पार्टनर का लायबिलिटी थर्ड पार्टी के रिलेशन में कंटिन्यू रहेगा। कब तक कंटिन्यू रहेगा? जब तक रिटायरमेंट की पब्लिक नोटिस नहीं दी जाती। पब्लिक नोटिस नहीं दी जाती तब तक बच्चों थर्ड पार्टी के रिलेशन में आउटगोइंग पार्टनर का लायबिलिटी कंटिन्यू माना जाएगा। चलो बच्चों, मैंने आपको अभी तक क्या क्या डिस्कस कराया? एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स ओनली, इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर। बराबर है बच्चों? मुझे ये बताओ, आउटगोइंग पार्टनर पढ़ते समय कहीं पर भी हमने पढ़ा है पार्टनर की डेथ हो गई उसको भी आउटगोइंग पार्टनर बोलेंगे? ऐसा कहीं पढ़ा कि किसी पार्टनर की डेथ हो गई अब उसे भी हम आउटगोइंग पार्टनर बोलेंगे? नहीं, डेथ हो गई तो खत्म हो गया ना मैटर, उसको हम डेथ ऑफ पार्टनर ही बोलेंगे, आउटगोइंग पार्टनर नहीं बोलेंगे। बराबर है? चलो नेक्स्ट वन। बच्चों आपको नहीं लगता नेक्स्ट रीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बीच बीच में हमेशा अपना डिस्कशन होते रहता है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय एस्टॉपेल, सुना है कि नहीं? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय एस्टॉपेल। सबसे पहले ये बताओ, ये जो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है या पार्टनर बाय एस्टॉपेल है, क्या ये रियल में पार्टनर है? पार्टनर बाय एन एग्रीमेंट, इन रियलिटी क्या ये पार्टनर है? बच्चों फैक्ट ये है कि ये पर्सन इन रियलिटी में पार्टनर नहीं है, इज नॉट पार्टनर बाय एन एग्रीमेंट। लेकिन ये पर्सन थर्ड पार्टी के सामने ऐसा बिहेव करता है, ऐसा एक्टिंग करता है कि थर्ड पार्टी ये इंप्रेशन में आ जाता है कि ये भी पार्टनर है, ये भी पार्टनर है। तो बच्चों ऐसे पार्टनर को हम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बोलेंगे या पार्टनर बाय एस्टॉपेल बोलेंगे। एक और एग्जांपल है बच्चों मान लो कि आप में से मैं किसी का एक नाम लेके एग्जांपल दे रहा हूं। बच्चों मान लो कि हमारे सामने हितेन है। बच्चों हितेन A1 का मैनेजर है मान लो, यानी हितेन को सैलरी दी जाती है, वो A1 में काम करते हैं, हितेन को सैलरी दी जाती है। बच्चों मैं, राहुल सर, जोशी सर, डीसा सर, हम चारों पार्टनर्स। हमने एक दिन हितेन को एक पार्टी में लेके गए
एंड जब हमने हीथेन का इंट्रोडक्शन कराया थर्ड पार्टी से, तो हमने क्या बोला कि हीथेन भी हमारा पार्टनर है। बच्चों सच्चाई बताओ, क्या हीथेन पार्टनर है क्या हमारा? नहीं, वो हमारा मैनेजर था, बरोबर है। हीथेन एक्चुअल में हमारा मैनेजर था, लेकिन हमने थर्ड पार्टी के सामने उसको कैसे क्या इंट्रोड्यूस कराया बच्चों? हमने थर्ड पार्टी के सामने उसको क्या करके इंट्रोड्यूस कराया कि हीथेन हमारा पांचवा पार्टनर है। तो बच्चों इस बात पर हीथेन ने ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था कि नहीं? हीथेन ने उसी वक्त ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए कि नहीं कि सर मैं पार्टनर नहीं हूं आपका, मैं तो मैनेजर हूं A1 का। लेकिन हीथेन उस वक्त चुप बैठा, हीथेन थर्ड पार्टी के सामने चुप बैठा। तो आपको लगता नहीं हीथेन ने अपने आप को स्टॉप तक कर लिया? हीथेन पार्टनर बाय एस्टॉपेल बन गया। इन रियलिटी ही इज नॉट पार्टनर, बट थर्ड पार्टी के नजरों में वो भी पार्टनर बन गया कि नहीं? हेलो हेलो हेलो, थर्ड पार्टी की नजरों में वो भी पार्टनर बन गया कि नहीं? अब बताओ बच्चों, मेरा क्वेश्चन, फ्यूचर में थर्ड पार्टी को अगर कुछ लॉस होता है तो क्या इस लॉस के लिए हीथेन भी जिम्मेदार होगा? चार पार्टनर्स के साथ क्या हीथेन भी लायबल होगा उस लॉस के लिए जो थर्ड पार्टी ने ट्रांजैक्शन किया था हीथेन को माइंड में रखते हुए? डेफिनेटली स्टूडेंट। तो आई थिंक ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था बहुत बार, इसलिए मुझे लगता है आप सभी बच्चों को ये आसानी से समझ में आ रहा है। बच्चों दो चीजें मैंने बताई, आपने ध्यान दी। एक तो व्यक्ति खुद ही ऐसा जबरदस्त एक्टिंग करता है कि सामने वाले को लगता है कि वो पार्टनर है, एंड एक बाकी पार्टनर्स उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं एज अ पार्टनर, एंड वो इसको डिनाई भी नहीं करता, इस बात से डिनाई भी नहीं करता। बच्चों दोनों ही केस में आप उसे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बोलो या पार्टनर बाय एस्टॉपेल बोलो, बच्चों वन एंड द सेम, वन एंड द सेम। जरा रिस्पॉन्स चाहिए बच्चा, हैव यू अंडरस्टूड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय एस्टॉपेल? ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड रिस्पॉन्स मी नाउ। बच्चों टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में कुछ भी लिखने को आ सकता है, आपको लिखना पड़ेगा। तो बच्चे 2 मिनट की वैलिडिटी पूरी करते हुए एग्जांपल के साथ, बच्चों पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मैं पूरा पढ़ता हूँ। हो सकता है बच्चे इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आ जाए, पॉसिबिलिटी है। सिर्फ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट सेक्शन 28 के ऊपर बच्चों पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। उस वक्त आपको बच्चों एग्जांपल के साथ लिखना पड़ेगा ये आंसर। देखो क्या लिखा है, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट इज आल्सो नोन एज पार्टनरशिप बाय एस्टॉपेल। आ गया लाइन बच्चों? मैंने कहा था ना पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट एंड पार्टनरशिप बाय एस्टॉपेल दोनों मतलब एक ही है। हेलो, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। आगे, वेयर मैन होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज पार्टनर, देखो एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, थर्ड पार्टी के सामने एक्टिंग कर रहा है। Where man holds himself out as partner or allows others to do it, बाकी पार्टनर्स ने इंट्रोडक्शन करवाया कि मेरा पार्टनर है, and allows others to do it, he is then stopped from denying the character he has assumed and upon the faith of which creditors may presume to have acted। चाहे वो खुद एक्टिंग करता हो या बाकी पार्टनर्स उसे पार्टनर के तौर पर इंट्रोड्यूस करते हो, दोनों में से कुछ भी हो बच्चों, दोनों ही केस में अगर पार्टनर उस वक्त डिनाई नहीं करता है तो बच्चों थर्ड पार्टी की नजरों में वो भी एक पार्टनर बन जाता है। थर्ड पार्टी मतलब क्रेडिटर्स के नजरों में बच्चों वो भी एक पार्टनर की भूमिका में आ जाएगा, वो भी एक पार्टनर का कैरेक्टर का रोल प्ले करने को स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट लाइन, अ पर्सन मे बाय हिमसेल्फ, अ पर्सन खुद मे बाय हिमसेल्फ, बाय हिज वर्ड शब्दों से या उसके हावभाव से, उसके व्यवहार से, हैव इंड्यूस्ड अदर्स टू बिलीव दैट ही इज अ पार्टनर or he may have allowed others to represent him as a partner
the result in both the case is identical. चाहे आपने खुद एक्टिंग करके सामने वाले को बता दिया कि मैं पार्टनर हूं, या रिमेनिंग पार्टनर्स लोगों ने आपको एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस कराया, दोनों में से कोई भी केस हो, मामला एक ही बनेगा, दोनों का मतलब एक ही है. The result in both the cases is identical. अब बच्चे काम करो, नीचे एक एग्जाम्पल है, जरा पढ़ो एग्जाम्पल एंड टेल मी यू हैव अंडरस्टूड और नॉट. मुझे सबका रिस्पांस चाहिए. एग्जाम्पल पढ़ के मुझे रिस्पांस दीजिए, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट. ओनली एग्जाम्पल पैराग्राफ. हम उसके बाद जो लिखा है ना, दो लाइन, वो मैं रीड करूंगा. चलो टाइप करो अगर समझ में आ गया तो. बच्चा, हैव यू अंडरस्टूड द एग्जाम्पल? इसमें क्या लग रहा है आपको? खुद एक्टिंग कर रहा है कि बाकी लोगों ने उसे इंट्रोड्यूस करवाया? कौन सा केस है? खुद एक्टिंग किया हुआ एज अ पार्टनर या दूसरों ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया? हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? चलो आगे बढ़े. आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया था ना? चलो, वेरी गुड. इट इज ओनली द पर्सन. बच्चों, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट को क्या बोला जा रहा है? इट इज ओनली द पर्सन टू होम रिप्रेजेंटेशन हैज बीन मेड and who has acted thereon that has right to enforce liability arises out of holding out. बच्चों, ये लाइन को जरा समझने का कोशिश करो. बच्चों, ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट नाम का जो पार्टनर बना है ना बच्चों, एक्चुअल में पार्टनर नहीं लेकिन बन गया है, ये किस व्यक्ति के लिए जिम्मेदार होगा? उसी व्यक्ति के लिए जो ये इंप्रेशन में आ गया हो कि ये भी पार्टनर है, और उस इंप्रेशन में उसने फर्म के साथ डीलिंग की हो. कुछ समझा बच्चों? ये उसी व्यक्ति के लिए जिम्मेदार होगा, ये उसी थर्ड पर्सन के लिए जिम्मेदार होगा जिस थर्ड पर्सन ने ये इंप्रेशन में ट्रांजैक्शन किया फर्म के साथ कि ये भाई साहब भी पार्टनर हैं. हेलो हेलो हेलो, क्लियर हुआ बच्चों ये लाइन? ये हर व्यक्ति के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये उसी थर्ड पार्टी के लिए जिम्मेदार है जिस थर्ड पार्टी ने इस इंप्रेशन में डीलिंग किया कि ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी पार्टनर है. वही थर्ड पार्टी के लिए इसकी जिम्मेदारी होगी, बाकी लोग के लिए नहीं. मुझे बताओ, किसी और थर्ड पार्टी ने पार्टनर बाय होल्डिंग आउट को सोच के डीलिंग नहीं किया है तो उसने नॉर्मल पार्टनर्स को देख के डीलिंग किया है. पार्टनर बाय होल्डिंग आउट को इंप्रेशन में डीलिंग नहीं किया है, तो बताओ उसके लॉस के लिए क्या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट जिम्मेदार होगा? नहीं बच्चों, वही लिखा देखो, दिखने में बहुत दो लाइन लिखता है, सिंपल है लेकिन सिंपल नहीं है बच्चों. क्या लिखा है देखो? इट इज ओनली द पर्सन टू हुम द रिप्रेजेंटेशन हैज बीन मेड and who has acted thereon that has right to enforce the liability arising out of holding out. Next, and you must also note that, next paragraph, you must also note that
for the purpose of fixing liability on the person who has by representation led another to act, it is not necessary to show that he was actuated by fraudulent intentions. बराबर है बच्चे, ये लाइन का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोगों ने चारों पार्टनर्स ने हितेन को आगे रख के थर्ड पार्टी को क्या कहा कि हितेन भी हमारा पार्टनर है, एंड हितेन ने डिनाई नहीं किया, तो हितेन पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो गया, बराबर है। तो बच्चों हितेन विल बी लायबल टू दिस थर्ड पार्टी। अब बाद में हितेन ये अगर क्लेम करे कि बाकी पार्टनर्स लोगों ने फ्रॉडुलेंट इंटेंशंस के साथ मुझे आगे बढ़ाया था, अपने से आगे रखकर थर्ड पार्टी से डीलिंग करवाया, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, चाहे फ्रॉडुलेंट इंटेंशंस हो या फ्रॉडुलेंट इंटेंशंस ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब एक ही था कि जब हितेन को इंट्रोड्यूस कराया गया एज अ पार्टनर, तो हितेन ने ऑब्जेक्शन नहीं, अब जब ऑब्जेक्शन नहीं उठाया हितेन ने, तो डोंट यू थिंक सो हितेन इज लायबल टू थर्ड पार्टी? अब चाहे फ्रॉडुलेंट इंटेंशंस हो या नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है? आपको लगता नहीं हितेन की भी गलती हो गई यहाँ? जब उसको पार्टनर इंट्रोड्यूस कराया गया तो उसको मना कर देना चाहिए था कि नहीं उसी वक्त, चलो, लेकिन उस वक्त हितेन ने मना नहीं किया। अब हितेन का ये बोलना कि बाकी पार्टनर्स ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, ये कोई मतलब है क्या? जरा बच्चे बताओ इस आंसर को। अब आगे चल के हितेन फंसेगा, जब तो हितेन बोलेगा बाकी पार्टनर्स ने मेरे साथ फ्रॉड किया, तो क्या हितेन का ये आर्ग्यूमेंट चलेगा? क्या हितेन का ये आर्ग्यूमेंट चलेगा? क्या नहीं चलेगा। कोर्ट हितेन को सीधा पूछेगा, अरे बाबा जब वो लोग तेरे को इंट्रोड्यूस करा रहे थे तभी ना बोल देता, अब तू बोल रहा है उन्होंने फ्रॉड किया नहीं किया, वो उससे क्या लेना देना? तूने जब डिनाई नहीं किया इस बात से कि तू भी पार्टनर है, तो फिर खत्म हो गया मैटर। आपकी लायबिलिटी वही होगी जो बाकी पार्टनर्स की हो, इवन दो इन रियलिटी यू आर नॉट पार्टनर्स। तो जी आर्गुमेंट को समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या डिस्कस कर रहा हूँ? दो लाइन बच्चों ऊपर के ऊपर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ध्यान दो। एक बार रीड करता हूं, देखो, यू मस्ट आल्सो नोट दैट फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग लायबिलिटी ऑन अ पर्सन हु हैज बाय रिप्रेजेंटेशन लेड अनदर टू एक्ट, it is not necessary to show that it was actuated by fraudulent intentions। बराबर है, इसमें कोई जरूरत ही नहीं कि फ्रॉडुलेंट इंटेंशंस था या नहीं था, कोई बताने का गरज ही नहीं। चलो आगे बच्चों, ये लास्ट का 2 पैराग्राफ एंड बच्चों यूनिट नंबर 1 खत्म हो जाएगा अपना। पार्टनरशिप फॉर्म का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का यूनिट नंबर 1 खत्म हो जाएगा। बच्चों क्या लिखा है? द रूल गिवन इन सेक्शन 28 is also applicable to the former partner who has retired from the firm without giving proper public notice of his retirement. In such cases, person who even subsequent to the retirement give credit to the firm on the belief that he was a partner will be entitled to hold him liable। बच्चों आपको रूल 28 समझा? रूल 28 का ये जो रूल है अभी हमने पढ़ा, एस्टॉपेल, पार्टनर बाय एस्टॉपेल, ये रूल रिटायरिंग पार्टनर के लिए भी एप्लीकेबल है। डोंट यू थिंक सो? अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया, उसने पब्लिक नोटिस नहीं दी, तो अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया, उसने अपने रिटायरमेंट की पब्लिक नोटिस नहीं दी, तो आपको लगता नहीं थर्ड पार्टी के एंगल से वो भी जिम्मेदार होगा? he is also liable, बरोबर है। एंड एक और बात बताओ बच्चों, मैं A1 से रिटायर हो गया, मान लो मैं A1 से रिटायर हो गया, बरोबर है। एंड बच्चों A1 से रिटायरमेंट होने के बाद A1 का जो लेटर हेड होता है कि नहीं, लेटर हेड होता है, उसमें अभी भी मेरा नाम कंटिन्यू है एंड मैं उसका कुछ ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा। बच्चों मैंने रिटायरमेंट ले ली, पब्लिक नोटिस भी दे दी, चलो मान लो, लेकिन A1 के लेटर हेड पर आज भी मेरा नाम कंटिन्यू है।
एंड मैं उसको ऑब्जेक्शन भी नहीं दे रहा। तो मुझे ये बताओ, लेटर हेड को देखकर अगर थर्ड पार्टी ने कोई ट्रांजैक्शन किया है A1 के साथ, तो क्या गिरीश उसके लिए लायबल है? हेलो, क्या गिरीश लायबल है? ऑफ कोर्स है बच्चों। यानी रूल 28, सॉरी रूल बोल रहा हूँ, सॉरी सेक्शन 28 जो हमने पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के लिए पढ़ा, बच्चों आपको लगता नहीं यही रूल रिटायरिंग पार्टनर को भी लागू हो जाएगा? दो केस में, पहला जहां रिटायरमेंट होने के बाद पब्लिक नोटिस नहीं दिया, एंड दूसरा जहां रिटायरमेंट होने के बाद उसका नाम अभी भी यूज किया जा रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में, एंड रिटायरिंग पार्टनर को इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं। तो दोनों ही केस में बच्चों रिटायरिंग पार्टनर का भी रोल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के जैसा ही हो जाता है, एंड जो थर्ड पार्टी इस इंप्रेशन में ट्रांजैक्शन करे उस थर्ड पार्टी के लॉस के लिए बच्चों इवन रिटायरिंग पार्टनर विल बी हेल्ड रिस्पांसिबल लायबल। तो बच्चे एक बार रीड करके एग्जांपल पर मैं आता हूं, एंड मुझे लगता है आफ्टर रीडिंग द एग्जांपल मुझे नहीं लगता आपको डाउट रहेगा इसमें। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। The rule given in section 28, the rule given in section 28 is also applicable to former partner. Former मतलब पहले जो पार्टनर था, पहले जो था मतलब अब रिटायर हो चुका है, पहले था पार्टनर। Applicable to former partner who has retired without giving proper public notice of his retirement. In such cases, person who even subsequent